हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल में। बच्चा लोग, इस समय हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का। ये जो एग्जाम है संभवतः आपका अक्टूबर माह में कराया जाएगा। इसके अलावा ये लेक्चर आपके उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन, बिहार लैब टेक्नीशियन, राजस्थान लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टेट के लिए उपयोगी हो जाता है। बच्चा लोग, आपको हम बता दें, अगर हमारा आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। यहाँ पे आपको क्विज पोल मिलता है, यहाँ पे आपको ई बुक मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाता है और साथ साथ में जो भी पैरामेडिकल से रिलेटेड नोटिफिकेशन होता है उसको हम टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो आपके एग्जाम आप से टेलीग्राम चैनल बहुत ही उपयोगी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस मिल जाती है सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है। ठीक है, और मैं आपको बता दें, ये जो हमारा लेक्चर है इसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और साथ साथ में हिस्टोलॉजी के प्रश्न शामिल किए हैं। चलिए देरी न करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हिच जूस सीक्रेटेड बाय द ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल प्ले इन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। यानी कि कौन सा यहाँ पे जूस है, ठीक है, जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन के द्वारा सिक्रीट होता है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फैट के डाइजेशन में। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारे दिए हैं, पेनक्रियाटिक जूस और सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, और जो फोर्थ नंबर का दिया है सलाइवा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो भी एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पे आपका डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें से कौन से ऑर्गन के द्वारा जूस सिक्रीट होता है जो कि आपके फैट के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन थे आपको पता चल गया होगा। जो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि पेनक्रियाटिक जूस और सलाइवा, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है इसके द्वारा क्या सिक्रीट होता है, एमाइलेज सिक्रीट होता है। क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे लाइपेज सिक्रीट होता है। क्या होता है, लाइपेज सिक्रीट होता है। और लाइपेज किसमें मदद करता है, आपके फैट में यहाँ पे मदद करता है। बट यहाँ पे दूसरा जो चीज़ लिखा हुआ है सलाइवा, तो सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा होता है और ये आपके स्टार्च का पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पे क्या जाएगा, गलत चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है ये आपके स्टमक से सिक्रीट होता है। कहाँ से, स्टमक के सिक्रीट होता है। ये आपके जो भी बैक्टीरियल होते हैं ये, यानी कि ये समझिए कि आप एंटीबैक्टीरियल के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, और जो आपका म्यूकस होता है ये आपके सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन दूसरा भी गलत चला जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी फैट का डाइजेशन नहीं करता है। तीसरा जो हमारा ऑप्शन कह रहा है कि बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, तो देखिए बाइल जूस जो है ये आपका क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। और पेनक्रियाटिक जूस तो हमने बताया कि इसके द्वारा लाइपेज सिक्रीट होता है और ये आपके फैट को डाइजेस्ट करता है। अब बाइल जूस कैसे यहाँ पे वर्क करता है, बाइल जूस क्या करता है, ये आपका जो फूड होता है इसको क्या करता है, एल्कलाइन माध्यम देता है। क्या देता है, एल्कलाइन मीडियम देता है। और साथ में जो भी आपका फैट होता है इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बाइल जूस के द्वारा आपका फैट का डाइजेशन हो रहा है। और साथ में पेनक्रियाटिक जूस जो है इसमें क्या पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, जो कि आपके फैट को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि उसको थोड़े छोटे छोटे भागों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जानने की बात है कि जो आपका बाइल जूस है ये कहाँ से सिक्रीट होता है। तो जो बाइल जूस है ये आपके लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है। किसके द्वारा, लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है। और जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है ये आपके पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है। पेनक्रियाज में लाइपेज के अलावा और बहुत सारे एंजाइम यहाँ से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर जाएगा ये आपका सेकंड नंबर का जाएगा, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, सलाइवा और हाइड्रोक्लोरिक के बारे में हम भी मतलब हाइड्रोक्लोरिक के बारे में बता दिए कि स्टमक के द्वारा सिक्रीट होता है और ये एंटीबैक्टीरियल के रूप में वर्क करता है। और सलाइवा जो आपके हैं सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सलाइवा से रिलेटेड है, इसीलिए हम आपको वहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे बच्चा। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, यानी कि आपका जो सलाइवा है ये किसके डाइजेशन में मदद करता है। ऑप्शन जो हमारा दिया है, स्टार्च दिया हुआ है, फाइबर दिया हुआ है, प्रोटीन दिया हुआ है, आपका फैट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। तो जो आपका पहला ऑप्शन से यही सही जाएगा, क्योंकि स्टार्च क्या करता है, ये सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है इसमें एक एंजाइम सिक्रीट होता है, एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज के द्वारा ही क्या हो जाता है, ये जो स्टार्च होता है ये आपके माल्टोज, किसमें, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में क्या हो जाता है, बदल जाता है, डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड की तो इसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड भी यहाँ पे क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका मेन होता है ये आपका एमाइलेज होता है। ये आपके स्टार्च का डाइजेशन करता है। किस प्रकार से, एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को आपके माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो सही आंसर जाएगा ये आपका सेकंड नंबर जाएगा कि आपका जो सलाइवा होता है ये आपके स्टार्च में क्या करता है, मदद करता है, स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा थर्ड नंबर का है,
थर्ड नंबर का जो प्रश्न है, ड्यूरिंग द डॉट प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म, यानी कि किस प्रोसेस के द्वारा हमारा जो है हीट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन या फिर रेस्पायरेशन। तो जो इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, ये जाएगा आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि आपका जो भी ग्लूकोज होता है, सॉरी यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है ये आपके क्या करता है, ये ब्रेक डाउन होता है और उसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का सिक्रेशन होता है। तो सही ऑप्शन जाएगा यहाँ पे रेस्पायरेशन। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में आपके जो भी हार्ड मटेरियल होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कहिए कि जो भी कंपाउंड होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे कंपाउंड में। ठीक है, उसके बाद में सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन कैसे होता है, एक स्थान से आपके बॉडी में कोई भी पार्ट कोई भी चीज़ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान से अगर जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन मतलब कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है इसका आपके बॉडी से निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर जाएगा ये आपका रेस्पायरेशन जाएगा, क्योंकि जो भी हीट एनर्जी होता है ये आपके रेस्पायरेशन के प्रोसेस में निकलता है। ठीक है, चलिए बच्चा आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन एरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, यानी कि जो आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें जो भी ग्लूकोज होता है ये किस में ब्रेक डाउन होता है। जो ऑप्शन दिया है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल एनर्जी, वाटर एल्कोहल एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो देखिए जो भी आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें क्या निकलता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो हमने बताया ही पहले कि ग्लूकोज जो होता है ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, H2O और साथ में यहाँ पे एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, और अगर हम बताएं तो ये आपके ग्लाइकोलिसिस जो आपका साइकिल होता है इसके माध्यम से होता है। लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, और इसके द्वारा आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें आपका जो ग्लूकोज है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में क्या होता है, निकलता है। ठीक, चलिए 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर कवर्ड द लंग्स, यानी मेम्ब्रेन, सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स कवर्ड द लंग्स, यानी कि जो अभी आपका लंग्स होता है इसको कौन सा मेम्ब्रेन कवर्ड करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। तो जो आपका ऑप्शन दिया है सिलेटेड एपिथेलियम, डायाफ्राम, प्लूरा और आपका स्टर्नम दिया है। तो जो सही आंसर जाएगा आपका प्लूरा जाएगा। ठीक है, प्लूरा के द्वारा जो आपका जो लंग होता है ये आपका क्या होता है, ये कवर्ड रहता है। ठीक है, अगर स्टर्नम की बात करें तो आप देखे होंगे, रिब्स देखे होंगे, दोनों जो आपके रिब्स होते हैं रिब्स के बीच में एक हार्ड बोन होता है, इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, और डायाफ्राम की बात करें तो जो आपका फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, इसके नीचे क्या पाया जाता है, डायाफ्राम पाया जाता है। और ये जो भी आपका रिस्पायरेशन है इसमें मदद करता है। किस तरह से, ये क्या करता है, एक बार फैलता है एक बार सिकुड़ता है, तो जो भी आपका रिस्पायरेशन होता है वो यहाँ पे डन होता है। ठीक है, अगर बात करें सिलेटेड एपिथेलियम की तो जो आपका सिलेटेड एपिथेलियम होता है आपके नेजल में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये आपका जो भी म्यूकस है उसको सिक्रेट करता है। और एपिथेलियम यही जो मतलब सिलेटेड होता है, मतलब कि छोटे छोटे यहाँ पे बाल जैसे निकले होते हैं, तो जो भी आपके बाहरी पार्ट होते हैं उनको यहाँ पे आने से रोकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का बच्चा है। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है डबल सर्कुलेशन पाथवे। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा कि कौन सा यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन होता है, या आप कहें इसको पेयर हैज डबल सर्कुलेशन। तो पेयर पूछा है। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 चीज़ यहाँ पे दी हैं ऑप्शंस में, यानी कि आप इसको कहिए कि 2 आपका फाइलम दिया हुआ है या फिर 2 आपका यहाँ पे क्लास दिया हुआ है। ठीक है, सारे क्लास ही हैं। ठीक है, फाइलम नहीं है। तो ये आपके कार्डेटा के फाइलम, सॉरी कार्डेटा के आपके क्लास दिए हुए हैं और इसमें कह रहा है कि किसमें डबल सर्कुलेशन होता है। मतलब कि एक तरफ से आपका यहाँ पे जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा और दूसरी तरफ से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो एम्फीबियन और मैमल्स, बर्ड और मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स और फिशेस एंड बर्ड। तो देखिए जिसका जो सही आंसर जाएगा बच्चा, ये आपका यहाँ पे जाएगा कौन सा, ये आपका जाएगा बर्ड्स एंड मैमल। यानी कि बर्ड्स और मैमल में आपका क्या पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इसको आप वेन और आर्टरी के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, कि जो वेन होता है यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक सॉरी आता है वापस, और जो आर्टरी होता है इसके द्वारा आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये आपके लंग्स से टिश्यू लेवल तक जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंगल में तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, एक बार आपका ब्लड जाएगा आपके टिश्यू लेवल तक। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके टिश्यू से आपके लंग्स तक दोबारा आपका क्या होगा, ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपके सिंगल में। बट डबल में आपका जो डबल मतलब कि वेन्स होते हैं, ठीक है वेन्स ना कहिए, डबल आपके वेसल्स होते हैं जिसमें एक वेन कहलाएगा एक आपका आर्टरी कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो बर्ड है और मैमल क्लास है इसमें आपका डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है,
चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, हुच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, ठीक है, यानी कि आपका जो बॉडी है इसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन हमारे एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा एरोटा। एरोटा ही आपका क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है आपके बॉडी का, ठीक है। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि आपका जो ह्यूमन बॉडी है इसमें ब्लड बैंक किसको कहते हैं, ठीक है। स्प्लीन, हार्ट, लीवर, नन ऑफ दीज। तो आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आपके स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। चाहते हैं अपने 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस, पीएच गलत हो गया, पीएफ, इन केस एक्यूट हेपेटाइटिस व्हिच लीवर एंजाइम इज मोर स्पेसिफिक टू चेक, यानी कि आपके एक्यूट हेपेटाइटिस के केस में कौन सा लीवर एंजाइम आपको चेक करना होगा, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक रूप से चेक किया जाता है। ऑप्शन हमारा दिया है ALT, AST, ALP और बोथ ALT एंड AST। तो सबसे पहले आप सबका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो अगर बात करें ALT तो इसका क्या हो जाता है, एलालाइन, ठीक है, एलालीन या एलालाइन, ठीक है। ट्रांसमिनेज क्या हो जाएगा, ट्रांसमिनेज। और उसके बाद में अगर AST की बात करें तो इसका क्या हो जाता है, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेज। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिनेज होगा और दूसरे में जो AST होता है इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें ALP की तो ALP का क्या हो जाएगा, एल्कालाइन फास्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कालाइन फास्फेटेज हो जाएगा, ठीक है, फास्फेटेज हो जाएगा। तो ठीक है। और ALT को क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं SGPT, क्या कहते हैं, SGPT कहते हैं। और अगर AST की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, SGOT कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी यहाँ पे मतलब कि एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया है तो इसके केस में आपका कौन सा यहाँ पे एंजाइम चेक किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका जाएगा ALT, ठीक है, क्या जाएगा, ALT, यानी फर्स्ट वाला यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। सबका फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ALT यहाँ पे सबसे पहले चेक किया जाएगा एक्यूट हेपेटाइटिस के केस में। बट आपका जो लीवर होता है ना, अगर लीवर फंक्शन सही से वर्क नहीं कर रहा है तो इसमें से आपके सारे के सारे का टेस्ट कराते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां नंबर का जो प्रश्न हमारा है, ए राइस वाटर स्टूल कैरेक्टराइज पेशेंट इन्फेक्टेड विथ, यानी कि अगर ये राइस वाटर स्टूल अगर आ रहा है, ठीक है, अगर पेशेंट के द्वारा, तो इसको किसके द्वारा इन्फेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म या फिर साल्मोनेला टाइफी, सिलेंजेरा डिसेंट्री या फिर विब्रियो कॉलरी। तो फ्रेंड्स विब्रियो कॉलरी के केस में आपका राइस वाटर स्टूल क्या होता है, आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राइस वाटर स्टूल जो होता है आपके विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। अगर बात करें क्लॉस्ट्रीडियम की तो ये आपके जो होता है फूड पॉइजन काज करता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड काज करता है, ठीक है। और अगर बात करें सिलेंजेला डिसेंट्री तो आपका क्या काज करता है, डिसेंट्री काज करता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम का भी अभाव रहता है, धीरे धीरे करने से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। 11 नंबर का जो प्रश्न है, द फाइन हेयर लाइक सरफेस अपेंडेजेज ऑन द ग्राम नेगेटिव बेसलाई इज नोन एज, यानी कि आपका जो भी मतलब कि ग्राम नेगेटिव बेसलाई होता है, अगर इसके सरफेस की बात करें तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक हेयरी फाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो जो ऑप्शन हमारा है फ्लैजिला, फेब्रिस, सीलिया और स्पोर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्लैजिला, फेब्रिम और सीलिया, तो देखो सीलिया जो होता है ये आपका थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। ये कहाँ पे मदद करता है, आपके रिप्रोडक्शन में मदद करता है। फ्लैजिला भी आपका क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है। जो आपका फेब्रिम होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका फेब्री जाएगा। और ये आपके जो ग्राम नेगेटिव बेसलाई होते हैं इसमें क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स को कमेंट करके बताइए कि स्पोर्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बट बहुत लोग नहीं जानते हैं कि स्पोर्स होते क्या हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये स्पोर्स होते क्या हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, स्पोर्स एडिशनल आउटर कवरिंग इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो स्पोर्स होता है इसका जो एडिशनल आउटर कवरिंग होता है इसको क्या कहते हैं। तो जो ऑप्शन हमारा दिया, एंडोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम, इक्टोस्पोर्स और कैप्सूल्स। तो देखिए आपका जो भी स्पोर्स होता है, अगर इसका आउटर कवरिंग की बात करें तो इसको कहते हैं एक्सोस्पोरियम, क्या कहते हैं, एक्सोस्पोरियम, ठीक है। और जिसके अंदर कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं, इंडोस्पोरियम कहते हैं। किसी बैक्टीरिया में आपका दोनों पाया जाता है, इंडोस्पोरियम मतलब कि बैक्टीरिया के स्पोर में दोनों पाया जाता है, एंडोस्पोरियम और एक्सोस्पोरियम। बट किसी किसी में आपका एक्सोस्पोरियम ही पाया जाता है, किसी किसी में एंडोस्पोरियम ही पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्टोस्पोर्स और इंडोस्पोर्स की, तो इंडोस्पोर्स मतलब कोई भी बैक्टीरिया जब आपका स्पोर प्रोड्यूस करता है अंदर ही तो उसको कहते हैं इंडोस्पोरियम, और अगर बाहर प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोस्पोरियम, ठीक है। और कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल को आपको पता होगा ये आपके बैक्टीरिया का मेन पार्ट होता है, ये आपके रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का है, एगार इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ मीडिया। यानी कि आपका जो एगार है ये किस प्रकार के मीडिया को, किस प्रकार के कल्चर मीडिया को बनाने में उपयोग किया जाता है। लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। तो देखिए जब आपका लिक्विड मीडिया होता है इसमें अगर एगार मिलाते हैं तो आपका बन जाता है सॉलिड मीडिया या फिर आपके सेमी सॉलिड मीडिया। तो जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी कि फोर्थ वाला सही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एगार जो होता है आपके सॉलिड मीडिया बनाता है और आपका सेमी सॉलिड मीडिया बनाता है। ये कहाँ से मिलता है, ये आपके जो एल्गी होता है जिसमें से आपका जो रेड एल्गी होता है इसके मिलता है। ठीक है, और ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड के कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आते हैं 14 नंबर के प्रश्न पे बच्चा। 14 नंबर का जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ मीडिया रिक्वायर्ड स्पेशल ग्रोथ फैक्टर। यानी कि कौन सा यहाँ पे मीडिया है जिसके पास स्पेशल ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है। तो देखिए जो भी आपका स्पेशल मीडिया होता है इसके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पाया जाता है, बट अगर हम शुरुआत करें स्पेशल मीडिया की तो शुरू होता है आपके इनरिच्ड मीडिया से। तो सही आंसर इसका क्या जाएगा, इनरिच्ड मीडिया जाएगा। जब भी आपके सिंपल मीडिया में, किसमें, जब भी आपके सिंपल मीडिया में ब्लड, ठीक है, ब्लड या फिर आपके एग या फिर कोई अन्य न्यूट्रिएंट चीज़ें मिला दिया जाता है तो आपका क्या बन जाता है, इनरिच्ड मीडिया बन जाता है। क्या बन जाता है, इनरिच्ड मीडिया बन जाता है। और आपका जो इनरिच्ड मीडिया होता है ये आपका क्या होता है, सॉलिड मीडिया होता है। क्या होता है, सॉलिड मीडिया होता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया के एग्जाम्पल और आपके डिफरेंशिएट मीडिया के एग्जाम्पल। ठीक है, बताइएगा, दोनों के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मीडिया हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा आते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर का प्रश्न हमारा है, लास्ट नंबर का प्रश्न है, डॉट डॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड माउंटिंग मीडिया। ये आपके हिस्टोलॉजी का प्रश्न है। ये कह रहा है कि आपका जो माउंटिंग मीडिया होता है जिसपे आप स्लाइड को माउंट करते हैं उसका गुड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। डज नॉट चेंज पीएच, मस्ट हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोज द ग्लास, नॉट नेक आउट एनी स्टेन या फिर ऑल ऑप्शन। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा ये ऑल ऑप्शन जाएगा। हम आपको समझाते हैं कि आपका जो गुड माउंटिंग मीडिया होता है ये आपके जो भी आपका मतलब कि सैंपल होता है अगर इसका पीएच नहीं चेंज करता है तो गुड है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्लोज टू ग्लास, ठीक है, ग्लास टू क्लोज, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, एकदम क्लोज होना चाहिए आपके ग्लास से द्वारा। ठीक है, और ये जो भी आपका स्टेन आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में आप माउंटिंग किए हैं तो वहाँ से जो भी स्टेन है वो क्या होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। तो यही आपके माउंटिंग मीडिया का एक अच्छे माउंटिंग मीडिया का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ऑप्शन जो सही जाएगा वो आपका यहाँ पे आर वाला सही जाएगा। 15 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया, थोड़ा फास्ट था बट आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, फास्ट इसलिए चलते हैं क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने को सोचिए, क्योंकि अगर आप 15 क्वेश्चन में पूरा 2-2, 3-3 घंटा बिता देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जाके अपना कोई लेक्चर लीजिए, अपना नोट्स जो है उसको स्टडी कीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, यही आपका प्राथमिकता है। ठीक है, बहुत सारे लेक्चरर हैं, हम देख रहे हैं 2-2 घंटा, 3-3 घंटा 5 क्वेश्चन पे लगा देते हैं, शायद वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको लेक्चर कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक का बटन आपके बगल में होगा, वहाँ से आप उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम जो चैनल हमारा है उसको ज्वाइन कर लीजिए क्विज पोल के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। हम जल्द ही आपका जो भी यूपीएनएचएम का CHO एग्जाम है उसको हम इसी चैनल के माध्यम से शुरू करने वाले हैं। तो जो भी आपके JNM NM और BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये चैनल शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टीचर जल्दी ही आपको CHO का भी यहाँ पे क्लास लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।